किसी भी एक चैप्टर का आप नाम बताओ मेरे को जो आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा हो। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है। चलो, छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं मैथमेटिक्स। आपसे। मैथमेटिक्स। चलो करंट की बात कर लेते हैं, करंट से बात शुरू। तो छोटा सा मैं सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है? जो आपको समझ में आता, सही गलत की टेंशन छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि अगर बहुत बड़े बड़े दुनिया के साइंटिस्टों ने सही गलत की टेंशन ली होती ना बेटा, तो आज जितने, मतलब मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप महाराष्ट्र में बैठे हैं और हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को आराम से सुन पा रहे हैं, ये सब पैदा ही नहीं हो पाता। तो सही गलत की टेंशन सबसे पहले छोड़ दो, ठीक है? एकदम कि सही हम बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। और ना मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, आपको जो समझ में आता है आप वो बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, आपके हिसाब से क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट? हम्म, बताओ। सर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और आयंस थ्रू अ कंडक्टर्स। अच्छा, और ये चार्ज क्या होता है बेटा? सर, चार्ज यानी मतलब कंडक्टर में से पॉजिटिव आयंस बोलते हैं ना, हम्म, एंड नेगेटिव आयंस वही चार्जेस है। अच्छा। तो ये चार्ज फ्लो, मतलब आयंस जो आप बोल रहे हो, चार्ज जो बोल रहे हो, ठीक है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो, है ना? अब चार्ज मतलब तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया ना। बताते जाओ, बोलते जाओ, ये सोचना छोड़ के कि हम सही बोल रहे हैं गलत। सारे लोग प्लीज, जितने भी यहाँ पे हैं ना बच्चे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज बोलना शुरू करो पहले, क्योंकि जितनी हम बात करेंगे फिजिक्स उतनी अच्छी होगी। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने 2 महीना मेरे से पढ़ लिया तो आपसे अच्छी फिजिक्स, एटलीस्ट आप जिन एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो उसमें आपसे अच्छी किसी की नहीं होगी, ये मैं चैलेंज लेने को तैयार हूँ। लेकिन उसके पहले हमें बातें करनी बहुत जरूरी है फिजिक्स में। जब तक हम बातें नहीं करेंगे फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो पहले थोड़ी सी बातें करें, ठीक है, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आज पहली क्लास है, तो प्लीज आप लोग बोलो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, बिना बोले बेटा कुछ नहीं होगा, अदरवाइज वो वन साइडेड स्टोरी बन जाएगी, है ना? ऑनलाइन क्लास की एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो है, बहुत बड़ा फायदा ये है कि किसी भी कोने से किसी भी कोने में हम पहुंच सकते हैं। लेकिन एक इसका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हम बातें नहीं करते ऑनलाइन क्लास में। बातें करना बहुत जरूरी है, ठीक है? और ये बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसमें हम बातें कर सकते हैं। तो आप बताओ मुझे कि अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब तो यही हुआ ना फिर, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो, जो आप मुझे समझा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, राइट? बताओ, या इसके अलावा कुछ और भी मीनिंग है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ करंट? आप पढ़ के आए हो क्लास 11th में, आपने ही बोला। बोलो बेटा। सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं बेटा ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में, ठीक है? सर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू फ्लो 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 होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। है ना? और अगर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है जो आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वायर्स के थ्रू करंट फ्लो होते हैं।
यस सर। राइट? यस सर। है ना? प्लीज यार बातें करो, खूब सारी बातें करो, मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? मैं बहुत बातूनी किस्म का इंसान हूँ, तो प्लीज बातें करो। तो अगर मैं ये बोलूं कि वायर के थ्रू करंट फ्लो होते हैं, पक्का? यस। सारे यस अग्री सर। कर रहे हैं? सारे लोग अग्री कर रहे हैं मेरे से? अरे बोलो भाई, हाँ। यस सर। तो मुझे एक चीज बताओ यार कि क्या ये पॉसिबल है कि मेरे घर में वायर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसमें, और मैंने उस वायर को बीच से काटा, और उसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, और मैंने नीचे बाल्टी लगाई और सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होके बाल्टी में आ जाएंगे, नहीं? यस सर। पक्का ना? सर बाल्टी में वो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। बाल्टी में इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, है ना? यस सर। हाँ भाई साहब, यही गड़बड़ है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, पूरे हमारे इंडिया में ना कोई भी एक भी किताब ढंग से इलेक्ट्रिक करंट समझा ही नहीं पाई, पहली बात। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी एलिमेंट से, कंडक्टर से, मान लो मैंने वो कंडक्टर, ठीक है, आपका पहला चैप्टर सर्कुलर मोशन है, हम बिल्कुल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं। जैसे मान लो हमने एक एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, ठीक है? यस। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? है ना? एल्यूमिनियम मेरा कंडक्टर है। अब सर एल्यूमिनियम स्क्रीन नहीं कंडक्टर, दिख रही। कुछ बोल रहे हैं आप? स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? Just a minute. एक मिनट देना बेटा मुझे। अभी दिख रही है? दिख रही। हाँ। तो जैसे सिंपल सी चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर, जैसे मान लो हमने यहाँ पे बोल दिया ना हमने कि जैसे हमारा अ, अभी दिख रही है स्क्रीन? नहीं सर। नो सर। एक सेकंड बेटा। एक्चुअली यहाँ पे जो चैलेंज दिख है रही ना है इस अभी। वक्त, अभी दिख रही है ना? ओके, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एकदम बहुत सिंपल सी चीज अगर हम लोग पूछ रहे हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं ना, आपने मेरे को बोला कि सर अगर हम ना बीच में बाल्टी लगा देंगे और वायर को काटा तो सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर बाल्टी में आ जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो गया, ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ना एक रूल बना लेते हैं बेटा हम लोग कि जब हम बात करेंगे तो हम लोग अनम्यूट करेंगे, जब हम बात नहीं करेंगे तो म्यूट कर लेंगे ताकि डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है? थैंक यू। तो अब एक मुझे एक चीज बताओ कि जैसे हमने ये बोला कि साहब मेरा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो, उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो अगर एल्यूमिनियम का एक तार हमने लिया, जो घर में हमारा वायर लगा हुआ है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो आयोनाइज्ड हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना? आप यही बोल रहे हो मुझे? पक्का? सोच लो आराम से कि इलेक्ट्रिक करंट में आपका अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेरा कंडक्टर है, क्यों कंडक्टर एल्यूमिनियम मेरा? एल्यूमिनियम को हम कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा मुझे इलेक्ट्रॉन एक चीज, फ्लो कर सकता है। क्यों कर सकता है इलेक्ट्रॉन फ्लो? गुड कंडक्टर है वो। हाँ भाई साहब,
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फिजिक्स के किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम बताओ मुझे। फिजिक्स का शाहरुख खान कौन है? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। और आप जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन को खोजा था सर जे जे थॉमसन ने, राइट? तो जे जे थॉमसन की एक बहुत फेमस लाइन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी। जे जे थॉमसन सर ने ये कहा था कि फिजिक्स इज द ओनली साइंस, रेस्ट ऑल आर जस्ट डेरिवेटिव्स। मतलब अगर कोई एक साइंस है तो वो सिर्फ फिजिक्स है, बाकी सब फिजिक्स से ही इधर उधर पैदा हुआ है। ठीक है, मतलब बेसिकली फिजिक्स ही है जो कुछ भी है, राइट? अब इस चीज को ना, होता क्या है कि हम लोग कई बार शब्द तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उनके मीनिंग्स नहीं पता। जैसे बचपन से सबने रटा हुआ है ना, किसी भी बच्चे से पूछो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, सर फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा भाई, चार्ज क्या है? सर इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर क्या है? सर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देगा वो कंडक्टर है। ठीक है। इंसुलेटर क्या है? सर वो कंडक्ट नहीं करने देगा। अरे भाई क्यों नहीं करने देगा इंसुलेटर, और कंडक्टर क्यों करने देगा? ऐसा कंडक्टर में क्या खास है कि वो कंडक्टर है? मुझे ये बताओ, कंडक्टर में ऐसा क्या खास है? जैसे एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर है, हर घर में वही यूज होता है। ऐसा उसमें क्या खास है कि वो कंडक्टर है? बताओ बेटा, बातें करो, जितनी बातें करोगे अच्छा रहेगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने लोग भी हैं, सारे बोलो, जो मन करे वो बोलो। सर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को फैलने नहीं देता इसलिए। क्या क्या क्या, मैं समझा नहीं। वो इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करने देता? वो इलेक्ट्रॉन को बोलते जाओ, बोलते जाओ। देखो मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूँ। कंडक्टर वो नहीं होता कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर कौन है ना? राइट, कंडक्टर वो है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। अच्छा, मूव कर सकते हैं, कहाँ मूव कर सकते हैं? आप लोग बार बार मेरे को बोल रहे हो सर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, कहाँ मूव करेगा? तार के अंदर ऐसे जाएगा, ऐसे तार के अंदर जाता हुआ दिखेगा मुझे इलेक्ट्रॉन? नहीं। ऐसा इसमें होता है कि जो भी आपका कंडक्टर होता है ना, उसमें आपका एक सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करेंगे सिंपल, तो जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का आपका एटॉमिक नंबर 13 है, तो ये हो गया 283। तो तीन इसके फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। बार बार दिख रही है सर अभी। अभी दिख रही है? ठीक, जस्ट गिव मी मोमेंट ना। एक मिनट।
हाँ, मेरी वॉइस आ रही बेटा? यस सर। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, चलो आप AI करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज करते हैं, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा ब्रेक थ्रू करते हैं फिजिक्स को। तो मैंने क्या बोला, जैसे एल्यूमिनियम है तो इसमें ये जो तीन जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ फ्री रहेंगे? तो कोई भी जो आपका मटेरियल है ना, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कुछ भी हो गया, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने? यस। तो सॉलिड स्ट्रक्चर में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, लैटिस, ठीक है। तो जो लैटिस होता है ना, ये जो आपका कुछ इस तरीके का, आपने FCC BCC ये सब पढ़ा होगा, पढ़ा है? जी। यस। यस सर। तो ये आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं ना, इट इज फ्री टू मूव इन द लैटिस ओनली, उसके आगे नहीं जाएगा। आप एक चीज समझने की कोशिश करो ना, सर अगर आपने इलेक्ट्रॉन को पूरा ट्रांसफर कर दिया तो परमानेंटली आयोनाइज हो गया ना। ऐसा तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन बाहर, क्योंकि अगर मान लो एल्यूमिनियम के तार में आपने करंट दी और करंट बंद करने को उसे बाहर निकाला उस तार को काट के, तो वो एल्यूमिनियम है अभी भी, वो आयोनाइज नहीं हुआ, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन आपने फ्लो करा दिया तो वापस कैसे आया फिर वो? इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, ये किसी किताब में ढंग से नहीं लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रेवल नहीं करता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने लैटिस में मूव करता है। और उस लैटिस में उसको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव करवाने के लिए हम लोग बाहर से बैटरी लगाते हैं। बैटरी का यही काम होता है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक डायरेक्शन में एक टाइम में मूव करवाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो वो जब एक साथ मूव करते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन मूव करता है आगे तार में, जो मूव करता है वो एनर्जी मूव करती है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, राइट। एक्चुअल फिजिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो किसी को नहीं पता, आपको तो छोड़ो, बड़े बड़े टीचरों को नहीं पता फिजिक्स में, ठीक है। तो मेरा ये समझाने का पर्पस ये था कि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको रटने की कोशिश मत करो, वरना फिजिक्स नहीं समझ में आती, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं हमारे अपने असली काम पे। हमारा असली काम क्या है? जैसे आपका पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये मोशन वर्ड से क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? फिर हम सर्कुलर मोशन पे जाएंगे। मोशन का मतलब क्या है बेटा? बोलते जाओ, जितना बोलोगे मूवमेंट। गति। उतना सीखो। गति। मोशन का मतलब क्या है? गति। मूवमेंट। मोशन का मतलब गति, गति का मतलब क्या है? मूव करना। मूवमेंट। कबीर दास जी हमारे बहुत बड़े कवि थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि भैया गति चाहे जैसी हो जाए, दुर्गति नहीं होनी चाहिए इंसान की, ठीक है। गति चाहे जो हो जाए। तो गति का मतलब क्या है? चेंजिंग पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, बिल्कुल सही जवाब। चेंज इन पोजीशन कैसे? कैसे बाबा चेंज इन पोजीशन कैसे होगा, ये समझाओ मेरे को। चलो वो छोड़ो, ये बताओ भाई साहब पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन इज स्थान। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्थान। ये ये बालिका ना बड़ी होशियार है, इससे पूछो ना पोजीशन क्या है, मतलब मोशन क्या है तो बता दे, हिंदी ट्रांसलेट करके बोल देती गति, उसके बाद बोलो पोजीशन क्या है तो स्थान। देखो समझो पोजीशन क्या है। अभी आप बैठ के मेरी क्लास ले रहे हो, ठीक है। आपके घर के आजू बाजू में कोई ना कोई सड़क पक्का होगी जहां गाड़ी चल रही होगी। तो क्या आप बोल सकते हो कि वो गाड़ी मोशन में है? नहीं जी, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आप थोड़ी देख रहे हो, आपको क्या पता गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही। तो भाई साहब मोशन तो मोशन तब है जब कोई ऑब्जर्वर है, कोई देखने वाला है, राइट, तभी तो मोशन है जी वो। तो पहले तो देखने वाले को डिफाइन करो ना, तो देखने वाले के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को जब डिफाइन करते हैं तो उसको पोजीशन बोलते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में किसी भी चीज को फिजिक्स में डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है। और ये रेफरेंस फ्रेम अंग्रेजी नाम है, इसका मतलब सिंपल ये है कि साहब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, देखने वाला यहाँ खड़ा है, इसके रेस्पेक्ट में गाड़ी यहाँ है,
और अब ये गाड़ी यहां से यहां चली गई, समझना बात को। तो आपने बोला जी इसकी पोजीशन चेंज हो गई, अरे किसी चीज की पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, x1 y1 से x2 y2 हो गया। टेल मी, सबको कोऑर्डिनेट का मतलब पता है कि नहीं? जल्दी बताओ। अरे हाँ ना तो बोलो, कोऑर्डिनेट का मतलब पता है ना क्या होता है? तो अगर आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी? मोशन हुआ, है ना? तो कोऑर्डिनेट हमने चेंज कर दिया साहब, और कुछ नहीं किया, हमने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया। लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए हमें ओरिजिन तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन वही जगह है जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है। तो मोशन की डेफिनेशन यहीं से शुरू होती है कि चेंज इन पोजीशन। मोशन की जब हम डेफिनेशन बनाते हैं तो हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन with respect to time and frame of reference। ठीक है, देखो अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ना है तो उसकी दो रिक्वायरमेंट है, पहला तो नोट्स मेरे साथ साथ बनाओगे। तो अब आपका चैप्टर हमने शुरू कर दिया है, मोशन से ही हम सर्कुलर मोशन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने चैप्टर शुरू कर दिया, तो इसका साथ साथ नोट्स बनाओगे। फिजिक्स में बहुत जरूरी है नोट्स बनाना, वो इसलिए क्योंकि, और अगर आप नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगा, लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि किताबों में अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, किसी किताब में, हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है ढंग से फिजिक्स, ठीक है। अगर लिखा होता तो आपको टीचरों की जरूरत नहीं होती, आप पढ़ के समझ जाते, है ना। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो क्या समझनी है कि मोशन क्या होता है। तो मोशन के लिए हमें ऑब्जर्वर डिफाइन करना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। जब हम फिजिक्स पढ़ना चालू करते हैं तो आपने लिया था सबसे बड़े साइंटिस्ट न्यूटन का नाम। तो न्यूटन बाबा की एक बहुत फेमस किताब है न्यूटोनिका, है ना। आधे से ज्यादा फिजिक्स टीचर ने वो पढ़ी ही नहीं, ठीक है। तो न्यूटोनिका जो है, न्यूटोनिका की पहली लाइन शुरुआत ही यहीं से होती है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव। इस दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है, हर मोशन रिलेटिव है। अब मुझे लग रहा है कि जी मैं अभी रेस्ट पे हूं, लेकिन अगर मैं चांद के रेस्पेक्ट में देखूं तो मैं मूव कर रहा हूं। इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना सबसे जरूरी काम है फिजिक्स का, राइट, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग ये आते हैं, अब जब हमने मोशन को डिफाइन कर दिया तो मोशन को डिफाइन करने के बाद हमारा आता है कि जी सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब एक चीज समझना, सर्कुलर मोशन को समझने से पहले एक बात हमें और समझनी है कि हम मोशन किसका डिफाइन कर रहे हैं यार। किस चीज का मोशन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, बताओ जल्दी से। हमने बोला चेंज ऑफ पोजीशन, किसका पोजीशन चेंज करा रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को जो हम देखने वाले हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट? अरे बोलो भाई साहब, कौन सा ऑब्जेक्ट? एनीथिंग जो हमारे सामने होगा वो। नाम बोल। नाम बोलो नाम। कार, ट्रक, कौन सा ऑब्जेक्ट? 2D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? 3D ऑब्जेक्ट। नहीं सर, यही दिक्कत है। हम रेफरेंस डिफाइन करते हैं ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ एक पॉइंट बनाया है। तो पूरा न्यूटन्स लॉ जो है, ये ध्यान रखना मोशन में, क्योंकि अब जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो जिसको हम बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन, और इसके बाद रोटेशनल मोशन आपका कनेक्टेड है ना, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कुछ पढ़ोगे, इसको फिजिक्स की जान बोलते हैं, टफेस्ट बोलते हैं। जब हम लोग आईआईटी के लिए और इन एग्जामों के लिए बच्चों को तैयार करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगाना पड़ता है हमको। ये बहुत, इसमें एक एक बारीक बारीक चीजों को डिफाइन करना पड़ता है। तो पूरा न्यूटन्स लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है, वो किसी शेप एंड साइज के लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो ये गलती करना ही मत। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अ पॉइंट, एनी ऑब्जेक्ट विच इज डिनोटेड बाय अ पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ पॉइंट से ही हम लोग दिखा रहे हैं सर, हमने सिर्फ पॉइंट बना दिया। अब वो चाहे कार हो, ट्रक हो, जो कुछ भी हो सर, वो पॉइंट से डिफाइंड होगी।
उसका शेप एंड साइज डिफाइन नहीं करेंगे। हाँ, मास लेंगे हम लोग यूज में, मास को हम यूज में लेंगे, लेकिन शेप एंड साइज को यूज में नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? Yes. हाँ ना बोलते जाओ बेटा। ठीक है, आज मैंने आपकी दो गलतफहमियां दूर करी हैं। पहली तो इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज मूव नहीं करता। अगली बार से कभी डेफिनेशन बोलना तो ये मत बोलना, ठीक है? इसलिए हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब बोला करो भाई लोग, क्या वो मना किया है घर वालों ने बातें करने से, या मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही? हाँ, जल्दी बोलो। याद रहेगा सर। है ना? दूसरी चीज, अब एक और चीज समझना। जब हमने मोशन को डिफाइन कर दिया, अब हम सर्कुलर मोशन पे आते हैं। सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के पहले मुझे सर्कल डिफाइन करना जरूरी है। सर्कल क्या होता है? ठीक है, सर्कल का मतलब होता है, सिंपल सी चीज है कि सर्कल जब हम बात कर रहे हैं तो सर्कल का डेफिनेशन, बचपन से हम सर्कल बना रहे हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? अ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट with respect to a fixed point। अब बताओ ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है? जल्दी बोलो। स्टार्टिंग ऑफ द सर्कल। नहीं, सेंटर। सेंटर। वेरी गुड, है ना? अ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट कीपिंग द डिस्टेंस कांस्टेंट। ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस। वेरी गुड, रेडियस। ये सर्कल की डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहां समझना, सर्कुलर मोशन के लिए जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, वो आपका सेंटर है। मैं आपकी बुक देख रहा था, राइट, आज इवनिंग में, और उस बुक को देखते समय, ठीक है सर, उस बुक को देखते समय मुझे एक चीज दिखाई दी उस बुक में, और वो चीज थी कि आपकी बुक में एक चीज लिखी है। वो ये कह रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये पढ़ा है आपने? है? बताओ मुझे, ये पढ़ा है आपने? यस सर। यार, सबसे बड़ी गलती ही यहीं से शुरू हो जाती है ना? सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यहीं से शुरू हो जाती है सर, कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्सेस हैं ही नहीं। कौन पढ़ता है और कौन ये किताबें लिखता है, भगवान ही मालिक है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें धीरे धीरे समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना सबसे जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कहाँ रखा है? सेंटर पे रखा है। अब दो मोशन में एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके लिए मैं आपका अटेंशन पूरा अभी स्क्रीन पे चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप स्क्रीन देखना। आप इमेजिन करो कि आप, ठीक है, फिजिक्स पूरा इमेजिनेशन का गेम है, कि आप यहाँ पे सर्कल पे दौड़ रहे हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप इमेजिन करो आप इस सर्कल पे दौड़ रहे, सर्कुलर रेस है जो आपको कंप्लीट करनी है, और आपका दोस्त इस सेंटर पे खड़ा है। ठीक है, आपका दोस्त इस सेंटर पे खड़ा है, और दोस्त का काम ये है कि वो कंटिन्यूअसली आपको लगातार वो देखता रहेगा। बात समझ में आ रही है? कंडीशन समझ में आ रही है? Yes, sir. तो यस सर। मुझे ये बताओ, क्या आपके दोस्त को घूमना पड़ेगा अपनी जगह पे, और एक जगह स्थिर रह सकता है?
घूमना पड़ेगा। है ना, उसे भी अपनी जगह पे घूमना पड़ेगा ना, उसे भी अपनी जगह पे घूमना पड़ेगा। आपने अगर इस वक्त कॉपी पेन पकड़ा है, पेन पकड़ो और पेन को अपने हाथ में घुमाओ, ठीक है, पेन को अपने हाथ में घुमाओ गोल गोल। तो जैसे पेन आपके हाथ में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वैसे ही आपका दोस्त घूमेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। यस सर। है ना? अब जी, आप अब एक चीज समझना, जो आपके दोस्त का मोशन हो रहा है वो रोटेशन है, और जो आपका मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन। समझ में आई बात? जो आपके दोस्त का मोशन हो रहा है, जो अपनी जगह पे रुका हुआ है और गोल गोल घूम रहा है, वो रोटेशन है। ठीक है, रोटेशन में एक्सिस उस बॉडी के अंदर ही होती है, और सर्कुलर मोशन में एक्सिस बाहर होती है, सेंटर पे होती है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब यस सर। अब आप अपने दोस्त को इमेजिन करो जी, अपने आप को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अपने दोस्त को इमेजिन करो। ठीक है, जो आपका दोस्त है, ठीक है, वो आपको देखते देखते, मान लो आपने पोजीशन नंबर ए से बी ट्रेवल किया, तो आपका दोस्त इतने एंगल से घूम गया ना? यस सर। तो ये जो थीटा एंगल मैंने बनाया, इसको हम लोग अंग्रेजी में नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या नाम देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस एक चीज ध्यान रखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग रेडियन में नापते हैं, डिग्री में नहीं। ठीक है, राइट? अब ये ये जो शिफ्टिंग है थीटा की, ये एक्सिस की है बेटा, ये ध्यान रखना, ये एक्सिस की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। एक्सिस कहां पे है आपका? यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, ठीक है, कि आप सबने वेक्टर पढ़ा है अच्छे से? यस सर। वेक्टर एकदम थॉरो है, मतलब एकदम मक्खन की तरह है, ब्रेड में लगाया, एकदम पाव में लगाया, मक्खन की तरह एकदम। कुछ भी सोते उठते कुछ भी पूछ लो, वेक्टर में सब बता सकते हो। अच्छा, आपसे मान लो कभी आपके घर वाले पूछते हैं कि खाना खाओगे, तो आप क्या जवाब देते हो? बताओ ना यार। आपके घर वालों ने कभी पूछा, ठीक है, कि खाना खाओगे, तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ। नहीं, हर समय हाँ थोड़ी होता है, कभी कभी ना भी होता है। अगर खाने का मन नहीं है तो क्या जवाब दोगे? ना। है ना? ना। वैसे ही बेटा, जैसे मैं अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ चीज कि क्या ये आपको आता है, या तो उसका जवाब हाँ होगा या उसका जवाब ना होगा, उसका जवाब साइलेंस तो नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि देखो, अगर आप डॉक्टर के पास आए, ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर के, एक अच्छे टीचर की ये पहचान है कि मैं आपसे बार बार सवाल पूछूंगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको चीज आती है, तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे कहाँ से लेवल उठाना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाना है। राइट? अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, मतलब फिर तो ये होगा मेरी फिजिक्स तो बहुत अच्छी है, मुझे पता है ना, मैं तो यही एडवांस के लेवल तक हर साल पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी तो और अच्छी हो जाएगी, बट मुझे मेरी अच्छी नहीं करनी, मुझे आपकी अच्छी करनी है। राइट? तो इसलिए मुझे आपकी बात सुनना जरूरी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर एकदम अच्छे से आता है या सिर्फ बेसिक बेसिक पता है, क्योंकि आपको डायरेक्शन निकालने आता है वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? या और आसान भाषा में कर दूं मैं आपके लिए, आपको राइट हैंड थंब रूल पता है? स्क्रू रूल पता है? हाँ ना में बताओ, क्योंकि उसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है अभी। यहाँ पे देखो, हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे, ओमेगा। ये डब्लू नहीं है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ये होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। राइट? इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा जो होता है,
आपको डिफरेंशिएशन आता है अच्छे से? बोलो बेटा, बोलना तो पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ कहाँ तक की चीजें आती हैं। आपको डिफरेंशिएशन आता है? ये पता है आपको डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? बताओ जल्दी। हाँ आता है। आता है ना, फिर तो ठीक है। तो देखो ओमेगा जो होता है वो क्या हो गया आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और अगर मान लो जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। वैसे ही अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कि आपका चैप्टर है ना, सर्कुलर मोशन हम लोग क्लास 11 12 में यूनिफॉर्म वाला ही पढ़ते हैं। तो यहां पे ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरा ओमेगा कांस्टेंट होगा, राइट। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अच्छा ये एंगुलर वेलोसिटी है किसकी? ये एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस की, आपके दोस्त की है जो घूम रहा है गोल गोल, है ना। याद है आपका दोस्त जो यहाँ सेंटर में खड़ा है आपको देख रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट भी उसका है और ये एंगुलर वेलोसिटी भी उसकी है। आप तो सीधे सीधे दौड़ रहे हो ना, जब सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हो तो आपको थोड़ी फील होता है कि मैं किसी सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा हूँ। आप तो सीधे सीधे दौड़ रहे हो, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, आपकी तो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो अभी हम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन कर रहे हैं ये है किसकी? ये आपके दोस्त की। आ रही बात समझ में? तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है ये आपके दोस्त की बन रही है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई, मतलब आपका दोस्त एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट। वो मोशन जो है आपका वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे सर सारी बात तो दोस्त की कर रहे हो, हमारे हमारा क्या जो हम दौड़ रहे हैं। आपकी वेलोसिटी जो होगी वो लीनियर वेलोसिटी होगी। अब वो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आप ए पॉइंट से बी पॉइंट चले गए, आपका डिस्प्लेसमेंट सपोज करो एस हो गया, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का एस है। तो लीनियर वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी? लीनियर वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी? आपको पता है लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना होगा ये आपको थोड़ी मैथ्स आती होगी। मान लो रेडियस आर है, तो डिस्टेंस आपका होगा आर इंटू थीटा बाई टी। तो लीनियर वेलोसिटी यानी कि v आपका हो जाएगा आर इंटू थीटा बाई टी, और थीटा बाई टी मेरा ओमेगा है, तो ये हो गया आर ओमेगा। तो जो लीनियर वेलोसिटी आपकी होती है वो क्या होती है आपकी? आर ओमेगा, राइट। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज को हम लोग बेसिकली वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। बट अभी वेक्टर में उलझेंगे नहीं हम लोग, अभी पहले बेसिक लेवल पे ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? आर इंटू ओमेगा, राइट। अब अगर मान लो मेरा ओमेगा कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, हम सर्कल तो एक ही डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर मेरा ओमेगा कांस्टेंट है तो मेरा वी भी कांस्टेंट होगा। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, राइट। क्या ये
मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। एक्चुअली आज ना दिल्ली में खूब आंधी पानी तूफान चल रहा है। राइट। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है, बहुत जोरदार आंधी चल रही है बाहर अभी इस वक्त। ठीक है। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? तो क्या हम लोग 2 मिनट थोड़ा बात, अभी तक जो भी मैंने बातें करी है क्लास की शुरुआत से अभी तक, देखो आज फर्स्ट क्लास है तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपको मेरी चीजें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, या आप इसमें कुछ चेंज चाहते हो, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, थोड़ा एक बार आप भी शेयर करोगे तो ये क्लास हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। आपको फिजिक्स समझ में आ रही है क्योंकि आपने पहले ही फिजिक्स पढ़ी होगी लोगों से, ठीक है, आपके कुछ और भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। तो कुछ आप शेयर करोगे ना अपनी फीलिंग थोड़ा, तो फिर हम इसको और बेटर बना पाएंगे। बोलो। बात करना जरूरी है बच्चों, नहीं तो ना दिक्कत हो जाएगी। फिजिक्स थोड़ा सा मतलब हमारे अपने आप में थोड़ा टफ है। अच्छा, फिजिक्स समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले तो बहुत मिलते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फिर हम इसको, कुछ बताओ अभी तक आपको कैसा लगा, क्या लगा? अब तो हमारे थोड़ा बड़े। सर अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? पहले ऐसे पढ़ा था यस कभी सर। ऐसे चैप्टर एक एक चीज डिटेल में पढ़ के? नो सर। बाकी लोगों को? बाकी लोग भी कुछ बोलो। ओम। यस सर। हाँ, सब समझ में आ रहा है क्या है कैसा है? अच्छा है सर। वो आ रहे। अच्छा लग रहा यस सर। है? शक्ल पसंद आ रही है मेरी? आप तो हैंडसम है सर। नहीं नहीं, मतलब उस सेंस में नहीं बोल रहा था मैं। मेरा मतलब कि शक्ल पसंद आने से मतलब कि ये कम्युनिकेशन आपको अच्छा लग रहा है। देखो टीचिंग मतलब कम्युनिकेशन है यार। और अच्छा स्टूडेंट अच्छे अच्छे टीचर के बीच ना दोस्तों वाले रिश्ते हो जाते हैं। तो तभी मजा आता है क्लास का, अदरवाइज तो सर अभी पढ़ा ही रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा सीन है ना इस चैप्टर का, इसको बैकबोन ऑफ फिजिक्स बोल, मतलब ये सर्कुलर मोशन से लेके रोटेशन जो समझ गया ना, और जो बच्चा समझ गया वो भगवान है भाई। क्वेश्चन हो ना हो, सर्कुलर मोशन रोटेशन का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जेई एडवांस वालों का फेवरेट, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन देंगे ही देंगे। अच्छा, मैंने जब आपका सिलेबस देखा और आपका देखा, पहला चैप्टर ही यही है शायद आपका, सर्कुलर मोशन और रोटेशन, राइट? मतलब यस सर। आप तो ऐसा हो कि आप बैटिंग पे हो। केस में तो मतलब खिलाड़ी का। हाँ, आपका पैटर्न कैसा था पहले पढ़ने का, मतलब चैप्टर मतलब कुछ पढ़ा और फिर क्वेश्चन कर लिए या कुछ और भी किया करा है इसमें?
तो एक आध चैप्टर जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया, तो उसमें आपने क्या किया था, क्वेश्चन मतलब सर्किट वगैरह सॉल्व किए थे अच्छे से? देखो मैं आपको बता देता हूँ हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ने का तरीका एक जो अलग होता है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ काम। तो मैं आपको जरा मेरा तरीका बता दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पहला काम जो फिजिक्स में होता है वो होता है जी कॉन्सेप्ट, जो मैं यहाँ क्लास में डिलीवर करूंगा, ठीक है। अगर हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं तो वो सर्कुलर मोशन नहीं होता, वो अपने सब टॉपिक्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो हर सब टॉपिक पे मैं आपको एक डीपीपी दूंगा, है ना। इसको हम बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। आज तो नहीं, बट नेक्स्ट क्लास से हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है, जब हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। तो मैं आपको एक डीपीपी दूंगा, और इस डीपीपी को आप हर क्लास के पहले कोशिश करना सॉल्व करने की, जितनी हो जाए, एक क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो, ठीक है। और ऐसा कर करके हर टॉपिक को हम लोग सब टॉपिक्स में तोड़ देंगे, और हम उस सब टॉपिक्स पे मास्टरी करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसा करके चलेंगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि 90 डेज के बाद मेरी जरूरत आपको कम पड़ेगी, फिर आप खुद से सोचना सीख जाओगे, क्योंकि फिजिक्स में आप जितना सोच पाओगे आप उतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे मेरा जो इंपॉर्टेंट काम है ये है कि मैं आपका ना वो थिंकिंग लेवल, वो आपकी सोच डेवलप कर दूं कि क्वेश्चन को हम समझते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं। इसलिए फिजिक्स को इमेजिन करके और फील करके पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज डेफिनेशन तो हर किताब में लिखी कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको इंट्रोडक्टरी सेशन ही मान रहे हैं, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लगा या नहीं लगा? यस लगा सर। सर। यस सर। अच्छा, अच्छा लगा मुझसे मिलके, मुझसे बात करके? यस सर। यस सर। पढ़ना यस सर। चाहोगे मुझसे? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जितने मैं काम दूंगा उसको करने की कोशिश करोगे? यस सर। जी। टारगेट क्या है आपके, आपकी लाइफ में क्या करना यस सर। चाहते हो, बताओ मुझे एक बार। ट्वेल्थ के बाद आप क्या करना चाहते हो, बताओ। बोलो बेटा, जो भी अच्छा लगता है, अच्छा बुरा जो लगता है बोलो, बस बोलते जाओ। आप कोई, मतलब जो आपका एग्जाम है, ठीक है, ये कब होता है आपका एग्जाम? फाइनल एग्जाम जो आपका होगा वो कब होगा? फरवरी में सर। फेब्रुआरी। फरवरी में होगा ना, ठीक है। और उसके बीच में कोई और भी एग्जाम वगैरह होते हैं, उनका कोई सिलेबस होता है डिफाइन? यस सर। कब है? सीटी होती है सी- कब है सीटी? सर। वो दो बार ये होती है। पेपर। पहले जनवरी में होती है, फिर बाद एक होती है। ओके ओके, समझ गया, ठीक है, वेरी गुड। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा ना टारगेट रखेंगे 90 to 100 डेज का, जिसमें हम उसको पूरे सिलेबस को खत्म करें, ठीक है। दो रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो मैं जो काम दूं उसको कोशिश करना पूरा करने की, जितना कर पाओ, ठीक है। और जो ना आए उसे आप प्लीज शेयर करके हमसे पूछो डाउट्स में। दूसरा, हम कोशिश ये करना है कि यार जितनी ज्यादा हम बातें कर सकें, जो भी ना समझ में आए इमीडिएटली टोको, और जितनी हम बातें कर सकें उतनी फिजिक्स आपकी अच्छी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से 100% कि आपकी फिजिक्स में अच्छी कर सकूं, ठीक है। तो आज हम सेशन यही एंड करते हैं, लेकिन आई होप कि आप लोगों को मेरे से मिलकर अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो काफी कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा हम लोग और उसको, मतलब फिजिक्स में एक्चुअली दिक्कत ये है कि सब कुछ रटा रटा ऐसा मामला है। थोड़ा सा उसको ब्रशअप करेंगे, थोड़ा सा चीजें सही करेंगे, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे हमारे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो कर पाऊँ, ठीक है। और मिलके काम करते हैं, कुछ अच्छा ही कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ। मीनवाइल आपके हिसाब से मैं थोड़ा सा कंटेंट को और डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें हमें अच्छा लगे पढ़ के, ठीक है।
So thank you, Beta, for joining me. Have a very great night. Good night. We'll meet in the next class. Good night, sir.